बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में। बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पारंपरिक चित्रकला में या अपने पारंपरिक कार्यों में बहुत दक्षता हासिल की है। जयपुर में एक बहुत पुराना उद्योग है जिसको हम सांगानेरी प्रिंट के नाम से जानते हैं, हाथ ठप्पा छपाई। इसमें पेंटिंग नहीं, प्रिंटिंग की प्रमुखता है। ये प्रिंटिंग क्या है, सांगानेरी प्रिंट क्या है, किस तरह से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है, आज इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे श्री बृजवल्लभ उदयवाल से। बृजवल्लभ उदयवाल जी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा इन्हें सन 1991 में पुरस्कृत किया गया है इनके काम के लिए, इनके शिल्प के लिए। बृजवल्लभ जी नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में। नमस्कार। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका काम है ये किस तरह का काम है, इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? मैं सबसे सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम बृजवल्लभ उदयवाल और सांगानेर से हूँ। सांगानेर जो कि करीब 700 वर्ष पुरानी अपनी विरासत के बारे में जाना जाता है। ऐतिहासिक शहर है और वास्तुकला यहाँ पर प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। मंदिरों का शहर है, छोटा वृंदावन इसको कहा जाता है। मैं आता हूँ अब सांगानेर की हाथ ठप्पा छपाई के लिए। जैसा कि जग विदित है कि सांगानेर में 2 प्रकार के प्रमुख उद्योग धंधे पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिनमें सांगानेर की हाथ की छपाई कला और उसके साथ में दूसरा है हाथ का कागज कला। मैं छपाई कला के क्षेत्र से हूँ और छपाई कला करीब 500 वर्ष पुरानी यहाँ पर कला है। ये मेरी 5वीं पीढ़ी है जो कि हाथ की छपाई से जुड़ी हुई है। मैं इस क्षेत्र में, इस कार्य में पिछले 45 सालों से अपना योगदान दे रहा हूँ और सफलतापूर्वक मैं अनेक लोगों को सिखा भी रहा हूँ। ये मेरी विशेषताओं में है। बृजवल्लभ उदयवाल जी, 10 फरवरी 1965 को आपका जन्म हुआ सांगानेर में और तब से लेकर यानी जन्म से लेकर अब तक आप अपने परिवार के साथ, उनकी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि सांगानेर एक बहुत प्राचीन कस्बा है और आज एक उभरती हुई पहचान है, पूरी दुनिया में विख्यात है सांगानेरी प्रिंट के नाम से, जहाँ पर 2 काम वहाँ के हैंडमेड कागज़ का और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी प्रिंट का, कपड़ों पर प्रिंटिंग का एक मशहूर काम होता है। पूरी दुनिया में ये दोनों ही काम सांगानेर को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। जब आप स्कूली एजुकेशन में थे उसके बाद में धीरे धीरे आपने काम सीखना शुरू किया अपने पिता के साथ में? चूँकि ये हमारा परंपरागत कार्य रहा है हाथ की छपाई, और हाथ की छपाई या अनेक कलाओं में बचपन से ही हम अपनी कला के औजारों के साथ में अपने आप को आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। उनको देखना शुरू कर देते हैं, उनको समझना शुरू कर देते हैं और उनके साथ में खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये खेल खेल में सीखा गया हाथ ठप्पा छपाई का काम, जो कि एक सहयोगी के रूप में बच्चे भी इस कार्य में संलग्न होते हैं। वो चाहे बिछाने का काम हो, उठाने का काम हो, देने का काम हो, फटकारने का काम हो, संभालने का काम हो, झाड़ने का काम हो। अनेक काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने माता पिता को सहयोग करना पड़ता है हाथ ठप्पा छपाई के अतिरिक्त अन्यत्र उपक्रमों के लिए। उसमें बचपन के शायद जब मैं 8 वर्ष का था तभी से मेरा उसमें भागीदारी होने लग गई थी और मैं छापों के साथ में खेलने लग गया था। जो छापों का काम होता है मुख्यतः ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से आप कपड़ों पर अपनी कला को बिखेरते हैं, निखारते हैं और वो एक नए रूप में सामने आती है। वास्तव में जो छपाई का काम है इसमें ब्लॉक का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन से औजार इसके अतिरिक्त आपके काम में काम आते हैं? छपाई कला जो कि इसका मूल जो औजार होता है वो होता है लकड़ी से बना हुआ, खुदाई किया हुआ, एनग्रेविंग किया हुआ या इनले किया हुआ हाथ का ठप्पा, जिसको बनाने वाले खरावदी लोग होते हैं जो कि जयपुर की पुरानी बस्ती में होते हैं। तो यह छापा जो कि एक औजार होता है, लेकिन इस औजार के साथ में
पाटिया, तरी, थापी, ब्रश और अन्यत्र इसके अलावा और औजार होते हैं जो छापा कला में सहयोगी होते हैं छपाई के लिए, जिसमें प्रमुख रंग बेगर जो कि फिटकरी से बनता है, शाही जो कि लोहे और गुड़ से बनता है। ये हमारे पारंपरिक रंग है जिनसे कि लाल और काला रंग का निर्माण किया जाता है। तो औजारों के रूप में और अन्यत्र भी ऐसे अनेक औजार हैं जिनका प्रयोग तांबे की तांबड़ी के रूप में या नील के वैट के रूप में या कुंडी के रूप में अनेक ऐसे औजार हैं जिनका छपाई कला में प्रयोग किया जाता है। जब आप प्रिंटिंग करते हैं, छापना शुरू करते हैं अपने कला को निखारने के लिए, तो आप कपड़े का चयन करते हैं। किस प्रकार का कपड़ा बहुत ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा माना जाता है सांगानेरी प्रिंट में? जैसे हमारी प्रथाएं रही है कि हम राजाओं के लिए, शासन के लिए कपड़े छापते आए हैं। सांगानेर जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो राज परिवार की छपाई के लिए प्रमुख तौर पर जाना जाता है। जैसा कि जब जयपुर की बसावट की गई तब हम लोगों को बगरू से सांगानेर में बुलाया गया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग पहले लोग थे जो कि सांगानेर में छपाई के लिए आए थे। उससे पहले 200 साल तक सांगानेर में खत्री लोगों ने छपाई की। किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से उन लोगों को वहाँ से विस्थापन करना पड़ा और एक बीच में कुछ सालों का एक ऐसा काल आया जब ये छपाई कला लुप्त हो गई। लेकिन जब जयपुर की बसावट हुई उस समय आवश्यकता महसूस की गई कि जयपुर राज परिवार को छपे हुए वस्त्रों के उपयोग के लिए हमारे द्वारा पूर्ति की जाने के लिए हमको सांगानेर में नदी के किनारे बसाया गया। या अन्यत्र इसके कि जब विदेशों से जो मेहमान आते थे उन मेहमानों के लिए जो भेंट दी जाती थी उनको, उसके लिए सांगानेर के दुपट्टों का और अन्य उत्पादों का प्रयोग करने हेतु हमको सांगानेर में नदी के किनारे बसाया गया। आज भी उसके अवशेष हैं, आज भी वो छापे हैं, आज भी वो तरियां हैं, आज भी वो पाटियां हैं जिन पर बैठकर मेरे पिता, दादा और उनके पिता कार्य किया करते थे। आज वो उन बातों में है, आज वो इतिहास में है कि हम लोग 300 साल पुराने हैं। अभी आपने बगरू का नाम लिया कि बगरू से लाकर आपको बसाया गया था, तो सांगानेरी प्रिंट के साथ साथ हम बगरू प्रिंट का भी बड़ा नाम सुनते हैं। दोनों एक ही हैं या अलग अलग? ये प्रश्न बड़ा सार्थक प्रश्न है कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में जो फ़र्क है वो है कि सांगानेर जो कि बारीक छपाई के लिए जाना जाता है, जो विशेष तौर से राज परिवारों के लिए और उच्च श्रेणी के नागरिकों के लिए छपाई की जाती थी, जबकि बगरू जो है वो स्थानीय लोगों के लिए खास पहनावे के घाघरे और कपड़े बनाता था, जिससे कि बगरू जो है वो मोटे कपड़ों पर मोटी छपाई के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा है, जबकि सांगानेर अपनी विशेष प्रकार की बारीक बातों की छपाई के लिए प्रसिद्ध रहा है। ब्रजवल्लभ उदयवाल जी, बहुत सारी बातें हैं हमारे करने के लिए। थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि ये कितना मुश्किल काम था और परंपरागत रूप से हम लगभग 400-500 सालों से इसको करते आ रहे हैं। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। इस समय हमारे साथ हैं हस्तशिल्प कलाकार ब्रजवल्लभ उदयवाल। ब्रजवल्लभ जी सांगानेरी प्रिंट के एक ख्यात नाम कलाकार हैं और पेंटिंग नहीं, आप प्रिंटिंग कहते हैं अपने काम को, जो वास्तव में पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है सांगानेरी प्रिंट। ब्रजवल्लभ जी, मैंने एक सवाल पूछा था कि वास्तव में कौन से कपड़े का चयन आप करते हैं, ऐसा कौन सा वस्त्र है, उसकी क्वालिटी किस तरह से ध्यान में रखते हैं जिस पर सांगानेरी प्रिंट सालों साल लगातार बिना किसी नुकसान के, बिना किसी उसके कलर फीके पड़े हुए वो चलता रहे और दुनिया को लुभाता रहे? तो कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा माना गया है सांगानेरी प्रिंट के लिए? जैसा कि पूर्व में एक जगह, एक स्थान पर सभी प्रकार की पूर्तियों के लिए एक ही गांव में सब प्रकार के कलाकार हुआ करते थे, तो सांगानेर जो कि कपड़े का बुनाई करते थे उसके लिए भी मशहूर हुआ करता था, जो आज काम खत्म हो गया है। यही लोग रेजा बनाते थे जो कि पूर्णतया सूती कपड़ा हुआ करता था। तो ये कपड़ा मुख्य तौर पर
हमारे यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, जो कि कपास से बनता था। इसके अन्यत्र सूती कपड़ों में ही हमारे पास में ढाका से मलमल आया करती थी, जो कि बजाजा लोग जो जयपुर में होते थे, या छप्पन पठान का कपड़ा आता था जो कि घाघरों के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब हमारी परंपराओं में सूती कपड़े का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के पतले और मोटे कपड़ों को तैयार करने की प्रथा हमारे यहाँ पर बरसों बरसों से चली आ रही है। तो कह सकता हूँ कि हम लोग सूती कपड़े पर काम करने वाले छपाई के हस्तशिल्पी हैं। यानी सूती कपड़ा सबसे अच्छा और मुफीद माना गया है सांगानेरी प्रिंट के लिए। अब जब हम बात करते हैं इसकी टिकाऊपन की, कितने समय तक चल सकता है और कितने समय तक इसके कलर वैसे के वैसे रहेंगे, जिससे सांगानेरी प्रिंट की पहचान है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको जानकारी दूं कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे म्यूजियम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें विक्टोरिया म्यूजियम लंदन, जहां पर आपको 18वीं सदी के, 17वीं सदी के, 19वीं सदी के कपड़े दिखाई देते हैं। वो कपड़े जो आज हमारे पास देखने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास में वो सुरक्षित है, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उस समय में छपे हुए कपड़े आज इस हालत में आ गए हैं कि उनको हाथ लगाया जाए तो शायद वो गलकर हाथ में आ जाएंगे, लेकिन उनके रंग आज भी उसी प्रकार से जीवित हैं। और इसके पीछे कारण हुआ करता था, वानस्पतिक धागे पर, सूत पर वानस्पतिक रंगों का प्रयोग करके जो छपाई की जाती थी, जिसके लिए छपाई के लिए जो कार्यकाल चाहिए होता था वो 6 महीने लगते थे। मतलब होली के बाद छपाई शुरू होती थी और दिवाली से पहले खत्म होती थी। इस प्रकार से जो 6 महीने के लिए लंबे अंतराल के साथ में जो छपाई की जाती थी, जिसमें रंगों को कपड़े में आत्मसात होने का पूरा पूरा मौका मिलता था, ऐसे कपड़े टिकाऊ होते थे और लंबी दूरी तक चलने वाले होते थे, और उनके रंग आज म्यूजियम्स में रूबरू देखे जा सकते हैं। आज जब हम एल्बर्ट म्यूजियम रामनिवास बाग जयपुर में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर 200-250 साल पुराने कपड़े भी आज ही उसी प्रकार जीवंत लगते हैं। जितना हम काम करते हैं जितनी गहराई के साथ, उतना अच्छा उसका परिणाम आता है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि सांगानेरी प्रिंट की खास बात उसके रंग में है, उसके कलर में है, उसके रंगीनियत में है। तो जो आजकल की केमिकल से मिले हुए रंग आ रहे हैं वो उतने टिकाऊ नहीं है, और 100, 200, 500 साल पहले तो शायद हम पूरी तरह से वनस्पति और प्रकृति पर ही निर्भर थे कि किस तरह हम फूलों से और विभिन्न अलग अलग चीज़ों से नेचुरल रंग निकालते थे। आपने नील पर बहुत काम किया है, इंडिगो पर विशेष प्रयोग करके आपने अलग अलग कलर बनाए हैं। तो रंगों का चयन, रंगों की विविधता, आपकी क्या खासियत है सांगानेरी प्रिंट में? देखिए, 1917 से पहले किसी भी प्रकार के रासायनिक रंगों का प्रयोग भारतवर्ष में किसी भी उपयोग के लिए नहीं किया जाता था। जो प्राकृतिक रंग होते थे वो प्रकृति प्रदत्त होते थे और प्रकृति द्वारा प्रदत्त फाइबर्स पर उनका प्रयोग किया जाता था। एक समय, एक काल ऐसा आया जब सिंथेटिक रंगों का उद्भव हुआ और भारत में आते आते उनको 1917 के आसपास का समय, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा जी, तब तक हमारे यहाँ पर सिंथेटिक रंगों का आगमन विशेष तौर पर नील और एलिजरीन के रूप में हो गया था। नील जो कि नीले रंग की पूर्ति करता है, एलिजरीन जो कि लाल रंग की पूर्ति करता है जी। ये दोनों रंग मुख्य रंग हैं और पूरे रंगों की जरूरत में इनका 92% हिस्सेदारी होती है। नील जो कि हमारा पादप है, भारत का पादप है, जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल से जिसका प्रयोग हो रहा है। इस प्रयोग के चलते चलते एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ से नील की खेती बंद हो गई, और उसके अलावा जो मोरिंडा सिट्रीफोलिया, जिसको हम आल की जड़ की छाल के रूप में काम में लेते हैं, वो भी पेड़ धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो गए। तो मतलब दोनों ही रंग सिंथेटिक हो गए। सिंथेसाइज्ड होने से पर्यावरण जैसे समस्याएं पैदा होने लगी, जैसा कि आज दोबारा से पिछले 5-10 वर्षों से
नील की दोबारा से प्रयोग होने लगे हैं, प्राकृतिक नील के दोबारा से प्रयोग होने लगे हैं। और विशेष तौर पर कोविड के बाद जब हमको समझ में आने लगा है कि प्रकृति ने जो हमको दिया है वही सर्वोत्तम है, वही उपयोगी है और वही हमको उपयोग करना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने दोबारा से नील की खेती को राजस्थान में सांगानेर में पुनर्जीवित किया है, खोज किया है और उसको आज पूरी दुनिया में और भारत में और राजस्थान में फैला रहे हैं कि लोग उसके दोबारा से खेती और उसके उपयोग की तरफ अग्रसर हो। इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। 10 फरवरी 1965 का आपका जन्म हुआ और लगभग 10-15 साल की उम्र से आपने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू किया। तो 75 या 80 के आसपास जब आपने काम शुरू किया होगा पिताजी के साथ में, तब से लेकर आज तक सांगानेरी प्रिंट के इस काम में, इसमें बहुत चुनौतियां आपने देखी होंगी, बहुत सारे परिवर्तन आपने देखे होंगे। क्या मुख्य रूप से चैलेंज आए हैं आपकी इस कला के सामने? 1970 के आसपास में सांगानेर के एक सज्जन पाटिया से टेबल पर आए, तो वहां पर भी एक विरोध हुआ था कि जो काम बैठकर किया जाता है अब उसको खड़े होकर किया जाता है। उसी समय में एक और विकास हुआ कि टेबल पर स्क्रीन से छपाई करने का तरीका अहमदाबाद से सांगानेर में लाया गया। ये सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर समय को बचाने के लिए या एनर्जी बचाने के लिए पाटिये से टेबल और टेबल से स्क्रीन तक का सफर ये अत्यंत ही घातक असर देता हुआ आज दिखाई दे रहा है कि वहां से चलते चलते आज हम स्क्रीन के बाद में हम रोटरी पर आए, रोटरी के बाद हम फ्लैट बेड पर आए और फ्लैट बेड के बाद आज हम डिजिटल तक आ गए। मतलब कि जहां पर जो कार्य हाथ ठप्पा छपाई के नाम से जाना जाता है आज उसको अन्यत्र रूप में किया जाकर उसको हाथ ठप्पा छपाई के नाम से बेचा जा रहा है। इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रोटेक्शन के बतौर सांगानेरी हाथ ठप्पा छपाई, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया जी। वो कार्रवाई आगे ब्रांडिंग के रूप में, टैगिंग के रूप में जारी है। ये सफ़र बहुत लंबा है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। ये निर्यात के लिए सर्वोत्तम उत्पाद हुआ करता था इन द ईयर 1975, जब पूरी दुनिया हमारे यहाँ के छपे हुए कपड़ों के लिए लालायित होते थे और हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट ये किसी जमाने में हुआ करता था। लेकिन जब दूसरे तरीके आए छपाई के तो उत्पादन बढ़ने लगा और उत्पादन बढ़ने से दरें घटने लगी। इस कारण से आज इस क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या कम हुई है और इसी के साथ जो हाथ ठप्पा छपाई के काम करने वाली इकाइयों के मालिक थे उन्होंने अपने आप को बदल लिया स्क्रीन प्रिंटिंग या दूसरे तरीके से छपाई करने वालों के रूप में। धीरे धीरे ये सब चीजें बनते बनते आज इस जगह पर आ गई है कि हाथ की ठप्पा छपाई के अस्तित्व को बचाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सांगानेरी प्रिंट में ब्लॉक प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का मेन काम है। अगर हम एक साड़ी को ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से डेकोरेट करना चाहें तो उसकी बॉर्डर बनाने के लिए क्या हमको ब्लॉक की ही ज़रूरत पड़ेगी या उसमें हम कोई कूची चला सकते हैं, पेंट चला सकते हैं या उसकी डिज़ाइन किस प्रकार से बनाएंगे, इस बारे में बताएं। बिल्कुल, क्रिएटिविटी, क्रिएशन हमेशा शिल्प का एक अभिन्न अंग रहा है और इसके अंतर्गत समय समय पर सांगानेर में इस तरह के बहुआयामी प्रयोग किए जाते रहे। मेरे चाचा श्री राधामोहन जी उदयवाल, उनके द्वारा 1985 में एक नई कलाकारी को जन्म दिया गया था जो कि एक प्रकार का फ्यूजन था जिसमें छपाई और चित्रकला का प्रयोग करके कुछ अनुभव के आधार पर कुछ प्रयोग किए गए थे।
वो प्रयोग बहुत सफलतम हुए और आगे जाकर उनको पूरी दुनिया में बहुत नाम मिला, पैसा मिला। और जैसा कि इसी दौर में अगर हम बात करेंगे तो 1981 में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के काल में सांगानेर और आसपास के क्षेत्रों से छपाई का काम एक तरीके से बंद हो गया था जी। इसके बाद मेरे चाचा श्री ने उन पुरानी डिजाइन्स को, जो कि बीच में एक काल में बंद हो गई थी, कारण उसके पीछे था कि एक्सपोर्ट के कारण डिमांड्स इतनी बढ़ गई थी कि लोग मोटे मोटे बड़े बड़े भांतों का, डिजाइन्स का प्रयोग करने लगे। और एक जब काल आया जब 1981-82 के बाद काम बहुत निचले स्तर पर चला गया और लोग बाग जो है वो दूसरे कामों में संलग्न होने लगे, तो मेरे चाचा ने इस काम को वापस पुनर्जीवित करने के लिए, उन डिज़ाइनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक लंबे दौर के अंतर्गत उन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उन ब्लॉक्स का, उन भांतों का इस्तेमाल किया और साथ में उन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से उसमें विभिन्नता आई और वो बहुत पॉपुलर हुई। तो ये फ्यूज़न है जिसमें कि सिर्फ छापों का इस्तेमाल नहीं, या बेलों का, या बूटों का, या बूटियों का, या जाल का इस्तेमाल नहीं, उसके अतिरिक्त कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस का इस्तेमाल होने लगा, ज्यामिति डिज़ाइन का इस्तेमाल होने लगा, जिन्होंने एक नए प्रकार के उत्पादों को जन्म दिया। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार श्री ब्रज वल्लभ उदयवाल। आप स्वयं को शिल्पकार मानते हैं, हस्तशिल्पी के तौर पर आपकी एक बड़ी पहचान है सांगानेरी प्रिंट में। ब्रज वल्लभ जी, जब आप बता रहे थे कि बहुत सारे अप एंड डाउन्स इसमें आए, बाढ़ के कारण और कोविड में भी काफ़ी चैलेंज आपके सामने रहे कि बंद होने के कगार पर आ गया, कभी आपके मन में ये आया कि यार मैं ये बिज़नेस छोड़ दूं, इस काम को, किसी दूसरे काम में चला जाऊं, कुछ और काम देख लें? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि बहुत ही गहनता से और गहराई से इस कार्य को करने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमको संस्कार दिए हैं और उन संस्कारों को हमने अगली पीढ़ी में भी उनको उतारा है। आज मेरे 3 पुत्र इसी कार्य में संलग्न हैं। वो देश और विदेश में अपने माल को बेचते हैं, उत्पादन करते हैं। वो डिज़ाइनर्स हैं, MBAs हैं और अपने क्षेत्र में महारत रखते हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे गर्व है उन पर, मुझ पर, कि हमने इसी प्रथा को जारी रखा जी। और हम इसके अतिरिक्त, जैसे मैं अपने आप को कहना चाहूँगा कि पिछले 8 वर्षों से मैं क्राफ्ट बेस्ड सोशल एक्टिविटीज़ को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानता हूँ, क्योंकि जब ईश्वर ने और सोसाइटी ने हमको कुछ दिया है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सोसाइटी को वापस दूं। तो इसके लिए हम क्राफ्ट बेस्ड सोशल एक्टिविटीज़ को जगह देते हैं, जिसमें कि आर्टिजन्स और बुनकरों के उत्थान के लिए हम लोग कार्य करते हैं, जिसमें एक हमारी संस्था शिल्पी संस्थान इसी हेतु लगी हुई है। इसके अतिरिक्त एक हमने और कंपनी की फॉर्मेशन की है, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, जिसका नाम है क्राफ्ट काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स। ये कोविड काल में इसकी स्थापना हुई। ये भारतवर्ष में पैन इंडिया स्तर पर काम करती है और इसके उदाहरण हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि हम कितनी गंभीरता से कारीगरों और बुनकरों के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रिंटिंग की बात करते हैं और इसमें प्रिंटिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिज़ाइन। किसी भी ग्राहक को अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो सांगानेरी प्रिंट में वो देखेगा कि इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। पारंपरिक चित्रण अगर हम प्रकृति को छोड़ें और इसके अलावा कुछ पक्षियों के चित्र, नाचते हुए मोर के चित्र, ये हमने बहुत देखे हैं। आपने अभी कहा था कि कुछ नए डिज़ाइंस आ गए हैं, इसमें ज्यामितीय प्रयोग भी किए जा रहे हैं। तो जब खरादिए ब्लॉक बनाते हैं डिज़ाइन, तो आप एक कलाकार के तौर पर उसमें अपनी राय देते हैं कि हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, या पूरी तरह से ब्लॉक बनाने वाले पर ही डिपेंड करता है कि वो नए जो प्रिंट, नए डिज़ाइन है आपको देगा? हाँ, मैं आपको पहले तो इसका पास्ट बताना चाहूँगा जी। संपूर्णतया ये आधारित होता था प्रकृति द्वारा दिखाई देने वाले हमारे आसपास के मॉन्यूमेंट्स जी। और फूल पत्तों, पक्षियों के आधार पर।
लेकिन एक समय आया जब छपाई जो है वो लोकल नहीं होकर ग्लोबल हो गई। ऐसे में जब डिमांड बेस्ड डिज़ाइन इनपुट्स विदेशी डिज़ाइनर्स के आने लगे, जब हमको जापान के लिए काम करना होता है तो जापानी डिज़ाइनर्स अपनी तरफ से अपने तरह के डिज़ाइंस देते हैं जिनका हम पेपर प्रिंट लेकर उनको वुड ब्लॉक मेकर्स को देते हैं, जिनको खरावदी कहते हैं जी। वो उसको जैसा हम कहते हैं वैसा हमको बनाकर दे देते हैं। लेकिन इसमें जब एक ऐसा समय आया जब कि डिज़ाइनर्स पैदा हुए, तब से एक अलग प्रकार की थीम बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का दौर शुरू हुआ। ऐसा होने पर प्रोडक्ट्स की डिमांड्स जो अभी तक सिर्फ उन लोगों तक के लिए होती थी जो कि हाई प्रोफाइल लोग होते थे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स का भी निर्माण किया जाने लगा जो कि लो प्रोफाइल या मिडिल क्लास के लिए भी हाथ ठप्पा छपाई से उत्पाद निर्माण किए जाने लगे और उसमें टेक्नोलॉजी, इंक्यूबेशन, इनोवेशन मुख्य भूमिकाएं निभाते रहे हैं। डिज़ाइनर्स उनमें मुख्य भूमिकाएं निभाते रहे हैं। तो ये एक तरीके से चोली दामन का साथ है डिज़ाइनर और ब्लॉक प्रिंटर का। इसमें और भी अनेक लोग जुड़ते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में एक समायोजन होने से नए उत्पाद बनने की क्षमताएं प्रबल होती है। अभी हमने चर्चा की थी कि जब पार्टिए से शुरू होकर टेबल पर आया ये प्रिंटिंग का काम, और फिर वो स्क्रीन पर आया, और तमाम तरह से हम टेक्निक का उपयोग करते करते नए नए पायदान इसमें तय करते रहे। तो ये एक बड़ा चैलेंज आपने कहा था कि कुछ जो हमारा मूल काम था वो कहीं पीछे जा रहा था और नए इनोवेशंस इसमें किए जा रहे थे। आपको क्या लगता है कि टेक्निक के लगातार प्रयोग से सांगानेरी प्रिंट में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, क्या फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल, आपने जो 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया, इनकम, प्रोडक्टिविटी, डिमांड्स, सब कुछ बढ़ा है। आज जितने डिमांड्स हैं उतने हमारे पास हाथ नहीं है कि उन डिमांड्स को पूरा कर सकें। इसी के लिए जो दूसरे तरीके ने जन्म लिया, जिसमें कि स्क्रीन टू डिजिटल, उसके कारण जो मूल रूप में हाथ की ठप्पा छपाई के जो नमूने हैं वो आज हमको देखने को नहीं मिलते हैं, वो विलुप्त हो गए। जिस प्रकार की बारीक छपाइयों को सांगानेर में जगह मिलती थी वो आज समाप्त हो गई है। जिस प्रकार से 2x3 इंच के छापों से बहुत ही लंबे प्रोसेस के अंतर्गत फड़दों की छपाई की जाती थी, फड़द जो एक घाघरों के रूप में काम आती थी, जिसको हम छींट बोल सकते हैं या अंग्रेजी में चिंट्स बोल सकते हैं, जो कि भारत की प्रसिद्ध हुआ करती थी। वो छपाइयाँ जो है वो 15-15, 20-20 प्रोसेसेस के साथ में होती थी, जिसमें कि लंबा समय लगता था और वो सस्टेनेबल होती थी। आज वो चीज़ें परिवर्तित होकर आज उनकी सिर्फ कॉपीज बनती है, वो मूल रूप में समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उनको बनाने के लिए जितना समय लगता है उतने समय में यदि बनाया जाता है तो आप यूं मानिए कि एक फड़द 1 तोले सोने के बराबर के मूल्य में मिलती है। ऐसे में जब आज डिजिटल जैसे तरीके आ गए हैं जिसकी वजह से हमको सिर्फ 10% प्राइस में वो उत्पाद वैसा ही दिखने वाला केमिकल रंगों से बना हुआ मिल जाता है, तो जो यूजर है, जो ग्राहक है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि ये किस प्रकार से किया गया है, वो कैसा लग रहा है उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस वजह से मूल चीजें धीरे धीरे समाप्त हो गई और आज परिवर्तित होकर वो अपभ्रंश हो गई। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख है। फिर भी हम प्रयासरत हैं कि वो कारीगर, उस तरह के कुछ कारीगर आज रहें ताकि हम अपनी परंपराओं को जीवित रख सकें। जी ब्रिजवल्लभ जी, एक और सवाल भी है कि जैसा आपने बताया था कि बगरू प्रिंट में मोटे कपड़े पर मोटी प्रिंट जो चलन में थी, और ख़ास तौर से हमारे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में आज भी इसका प्रयोग हम देखने को मिलते हैं,
और लेकिन यहाँ पर मूल सवाल यह है कि जिस तरह से हम एक ओढ़नी को प्रिंटिंग के बाद में भी कशीदाकारी से सजाते हैं, इसी तरह क्या हम सांगनेरी प्रिंट में प्रिंटिंग के बाद में साड़ियों को डेकोरेट करने के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स जैसे मोती या गोटा पत्ती इनका उपयोग करते हैं ताकि वो और ज़्यादा आकर्षक लगे? इस तरह के काम भी सांगनेरी प्रिंट में होते रहे हैं? हाँ, ये कोई नया चलन या प्रचलन नहीं है जी। छपाई एक बेस के रूप में मानते हुए उस पर अनेक प्रकार के प्रयोग उत्पाद को महंगा करने के लिए या और ज़्यादा अच्छा करने के लिए सदियों से किए जाते रहे जी। लेकिन आज जब डिज़ाइनर्स का ज़माना है, ब्रांड्स का ज़माना है, आज इन चीज़ों का ज़माना है कि उत्पाद कितना ही महंगा हो उसके खरीदार उपलब्ध हैं, ऐसे में डिज़ाइनर्स उस पर और वैल्यू एडिशंस करके उसमें ना सिर्फ सिलाई के बाद में वैल्यू एडिशंस के रूप में चिकनकारी है या दूसरे प्रकार की एम्ब्रॉयडरीज हैं या पैच वर्क है या कट वर्क है या उस पर जरदोजी है, इवन उस पर कभी कभी सोने की छपाई जैसा काम भी ओवर प्रिंट के रूप में या धागों से उकेरने के रूप में किया जाता है। तो आज इस प्रकार जैसे कि कभी एक बांधनी की आल की ओढ़नी 1 तोला सोना के बराबर मिलती थी, आज भी ऐसे ऐसे साड़ियाँ और कुर्ते या घाघरे होते हैं जिनकी कीमत 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए होती है और वो किन्हीं विशेष लोगों को विशेष महत्व के अवसरों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स इसमें शामिल हैं जी। वो लोग इसका प्रयोग करके कुछ अद्भुत ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि यूनिक होती है। यानी सांगनेरी प्रिंट को बेस मानते हुए उसमें नए प्रयोग करके मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल है कि जब 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट सांगनेरी प्रिंट का मार्केट में लोग खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आसानी से तैयार नहीं होता। कितना समय लगता होगा ऐसे महंगे बेस तैयार करने में, महंगे ओढ़नी घाघरे तैयार करने में? यहाँ पर कभी कभी कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनको 1-1 साल भी लग जाता है। एक कारीगर ने किसी काम को आज शुरू किया है तो उसको पूरा करते करते उसको 1 साल का समय लग जाता है, जबकि एक कलेक्शन वो तैयार करता है जिसमें कि 10-15 पीस 20 पीस की एक कलेक्शन होती है। और आजकल ऐसा भी होने लगा है कि वेडिंग सीजन के लिए वो लोग विशेष तौर पर 1-2 साल पहले ही तैयारियां करवाना शुरू कर देते हैं। स्पेशल ऑर्डर होते हैं, स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं, कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स होते हैं। उनके लिए वो थीम बेस्ड कलेक्शंस पर काम करते हैं जिनमें डिजाइन्स का ध्यान रखा जाता है, रंगों का ध्यान रखा जाता है और सीजन का ध्यान रखा जाता है। ऐसे करके कोई उत्पाद होते हैं जिनको बनाने में 1-1 साल का समय भी लग जाता है, लेकिन कुछ उत्पाद ऐसे भी होते हैं जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं जो आज छपने के लिए गए और कल तैयार होकर आपको वापस भी मिल जाएंगे, जिसमें कि एक तरीका होता है जो कि पिगमेंट प्रिंटिंग के रूप में होता है। वो तरीका आसान होता है, उससे जल्दी होता है, और वानस्पतिक रंगों से अगर हमको करना है तो वो तरीका लंबा होता है। श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज हमारे साथ हैं प्रमुख हस्तशिल्पी सांगनेरी प्रिंट के कलाकार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त श्री ब्रज वल्लभ उदयवाल। ब्रज वल्लभ जी, आपकी कहानी हमने बहुत सारी जानी और सांगनेरी प्रिंट के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की कहानी पर आते हैं। जब 1991 में आपका इसके लिए चयन हुआ, किस तरह से हुआ और क्या कहानी रही इसके पीछे की? वो जब दौर था जब सांगानेर में बाढ़ के बाद में छपाई के कार्य में कमी आ गई थी और सब कुछ सिंथेसाइज्ड होने लगा था, तो एक कहीं से मांग निकल कर आई कि हमको हमारे कार्य को वापस जीवित करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से एक प्रयास के अंतर्गत जयपुर में एक नए इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, जिसका बहुत वर्षों पहले नेहरू जी ने नींव रखी थी। उस दफ्तर का नाम था नेशनल क्राफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स। ये पूरी दुनिया में एक अपने आप में एक अकेला
संस्थान था जो कि विशेष तौर पर हाथ ठप्पा छपाई के कार्य से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। ये 1985 में इसका पुनर्जन्म हुआ, शुरुआत हुई और मुझे वहाँ पर एज एन मास्टर टेक्नीशियन के पद पर कार्य करने का मौका मिला जी। ये एक सुनहरी मौका था जिसमें कि विशेष ध्यान दिया गया कि हम वानस्पतिक रंगों के प्रयोग को पुनर्जीवित करें जी। इसके अंतर्गत हमको टास्क दी गई कि हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन मोटिव्स को ढूंढें, उन प्रथाओं को ढूंढें, उन विधियों को ढूंढें, उन रंगों को ढूंढें, उन पत्थरों को ढूंढें, उन कलाओं को ढूंढें जो कि आज से 40 साल पहले, मतलब 85 से 40 साल पहले प्रयोग की जाती थी जी। इसके लिए हमको 3 वर्ष का समय लगा और उस 3 वर्ष के समय में हमने जगह जगह पर जाकर इन चीज़ों को इकट्ठा किया और उसके फलस्वरूप 5 किताबों का प्रकाशन हुआ। उसमें राजस्थान भर से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से उन चीज़ों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद इन रंगों के प्रयोग पर कार्य हुआ जिसमें कि वनस्पतिक रंगों का प्रयोग, जितने प्रकार के नेचुरल फाइबर्स होते थे उन पर उनका प्रयोग किया गया और एक वृहद कलेक्शन तैयार किया गया और उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ। ये एक काल था जिसमें कि भिन्न भिन्न जगह पर जाकर देखना, समझना और फ्यूज़न करने का मौका मिला और इसी का परिणाम था कि मैंने एक ऐसा अद्भुत वस्त्र का निर्माण किया जो कि 6.5 मीटर की लंबाई का था, जिसमें लगभग 365 वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया जो कि फ्यूजन था कलमकारी और सांगानेरी मोटिव्स का। इसमें लगभग 65 वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया गया जो कि प्रिंटिंग के रूप में हुआ और इसमें 16 साड़ी के लेआउट्स बनाए गए। तो ये अपने आप में एक ऐसा अद्भुत पीस ऑफ टेक्सटाइल था जिस पर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा मुझे ईयर 1991 में नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया और एक प्रथा, एक जानकारी, एक चलन शुरू हुआ कि नेचुरल वेजिटेबल डाइज का प्रचार प्रसार हुआ और उसके माध्यम से आज वो समय आ चुका है जब हम विशेष तौर पर उस तरफ देखने लगे हैं कि सस्टेनेबिलिटी के रूप में आज पूरी दुनिया जो है वो व्यवहारिकता के रूप में वानस्पतिक रंगों के प्रयोग की तरफ बढ़ रही है, उसकी मांग कर रही है और उस मांग की पूर्ति के लिए दुनिया प्रेरित है कि हमको सस्टेनेबल होना चाहिए और उन चीज़ों को जो कि हस्त निर्मित है, वो चाहे हाथ की कताई है या हाथ की बुनाई है, उसको बढ़ावा देकर हम वैल्यू एडिशन के रूप में छपाई को प्रयोग करके, वानस्पतिक रंगों को प्रयोग करके कंप्लीटली सस्टेनेबल हो जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। अब जबकि सांगानेरी प्रिंट पूरी दुनिया में विख्यात है, विदेशों से आपको ऑर्डर मिलते हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय है टेक्निक के यूज़ के साथ लगातार हम सांगानेरी प्रिंट को अपडेट करते रहेंगे, विकसित करते रहेंगे। फ्यूचर कैसा देखते हैं सांगानेरी प्रिंट का, जो आपका हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम है? 1917 से पहले किसी भी प्रकार के जैसे सिंथेटिक रंग नहीं हुआ करते थे, वैसे ही भारत में 1900 से पहले किसी प्रकार के मिल्स का आगमन नहीं हुआ था या किसी प्रकार की मशीनों का आगमन नहीं हुआ था। हमारी संपूर्ण जरूरतों की पूर्ति हस्तकर्मों से ही लोकल स्तर पर की जाती थी। बार्टर सिस्टम के अंतर्गत हम एक्सचेंज के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ और वैश्वीकरण हुआ, चीज़ें अच्छी भी हुई और बुरी भी हुई। लेकिन जब आज हम भविष्य की बात करते हैं तो हर एक क्राफ्ट का जो कि हस्त निर्मित पर आधारित है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में
जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कंट्रीज आज अपने आप को इस बात की तरफ यूजर्स लोग बढ़ा रहे हैं कि हमको सस्टेनेबिलिटी को स्थिर रखने के लिए हमको उन चीज़ों की तरफ वापस आना पड़ेगा जो चीज़ें 125 साल पहले हम लोग भूल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं, हथकरघा से जुड़े हुए हैं, लोक कला से जुड़े हुए हैं और अनेक कलाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उज्जवल भविष्य है, आवश्यकता है। और अधिक जब उनकी जरूरत होगी उस समय तक उनको संरक्षित रखने की, और शायद ऑल इंडिया रेडियो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा कि हम उनको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में संरक्षित रखेंगे तो आने वाले समय में लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगा। तो श्री ब्रजवल्लभ उदयवाल जी, आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए। आप हस्तशिल्पी हैं, सांगानेरी प्रिंट के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का आपका मुख्य काम है, और आपका जो वाक्य है पेंटिंग नहीं प्रिंटिंग, ये आप लगातार इसमें सफलताएं प्राप्त करते रहें। आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए और सांगानेरी प्रिंट के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में।